प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंचतंत्र ग्रंथ की बात करेंगे, जो संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि ग्रंथ रहा है। सबसे पहले हम पंचतंत्र की चर्चा करें, उससे पहले पंचतंत्र कथा साहित्य के अंतर्गत आता है। तो कथा साहित्य के बारे में हम बात करते हैं कि भारत में प्रारंभ से ही कथा साहित्य का जो प्रचलन बहुत ही आरंभिक काल से रहा है। और यदि हम देखें तो वैदिक युगकालीन भारतीय समाज के जीवन में विभिन्न प्रकार की कथाएं उस समय भी लोगों में प्रचलित थी। प्रारंभिक संकेत हम देखें कथा साहित्य के रूप में, तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि ऋग्वेद में जो देवताओं की कुतिया शर्मा एवं वणिकों का संवाद प्राप्त होता है, जिसमें शर्मा नामक कुतिया वणिकों को उपदेश देती है कि धन का दान करे। इस प्रकार आगे भी हम देखें तो ऋग्वेद के बाद भी उपनिषदों में भी देखें तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में बैल, हंस तथा मदगु नामक एक जलचर पक्षी द्वारा जाबाल पुत्र सत्यकाम को ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान किया गया है। और ये सभी पंचतंत्र की पशु पक्षी कथाओं का मूल बीज है, जहां पर पशु पक्षियों को पात्र बनाते हुए बहुत ही आसान भाषा के अंदर सीधा मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने की चेष्टा की गई है। आगे हम देखें तो जो हमारा महाकाव्य काल है, उसमें महाभारत के अंदर भी बहुत सारी हमें इस प्रकार की पशु पक्षियों की कथाएं प्राप्त होती है जो मानव को शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि महाभारत में एक चालाक और धूर्त बिल्ली की कथा आती है, जिसकी धार्मिकता के आवरण से प्रवंचित मूषकों ने स्वयं को उसके सामने समर्पित कर दिया था। और उसके बाद में हम देखें तो तृतीय शताब्दी के भरूच स्तूप पर भी पशु कथाओं के नाम अंकित हमें प्राप्त होते हैं। लगभग 380 ईसा पूर्व में बौद्धों की जातक कथाएं भी हमें प्राप्त होती है। और 35 जातक कथाओं से युक्त आर्यसूर का जातक माला नामक ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में निबद्ध है। पंचतंत्र की कथाओं का इन कथाओं से अत्यधिक साम्यता है। जैनों ने भी बौद्ध जातक ग्रंथों का अनुसरण कर जातक ग्रंथों की रचना की थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आरंभिक काल से ही जो ये कथा साहित्य का प्रचलन रहा है। और संभवतया विष्णु शर्मा भी इन सभी ग्रंथों का अनुशीलन किया और इनसे प्रभावित रहे, और बहुत ही आसान शैली में भविष्य में उन्होंने पंचतंत्र नामक एक अमर ग्रंथ की रचना की। और हम कह सकते हैं कि नीति कथाओं में पंचतंत्र का प्रथम स्थान है। और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब थी। अब एक चीज बहुत ही प्रारंभ से परेशानी का बहुत ही कारण रहा है कि संस्कृत के महान ग्रंथकारों ने स्वयं को आत्मश्लाघा से दूर रखने के लिए कहीं पर भी अपने जीवन व्रत, अपने जन्म स्थान इत्यादि के बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया है। इस कारण से हमें काफी दिक्कत होती है उनका जन्म स्थान, उनके जीवन इत्यादि के बारे में निर्धारण करने की। तो पंचतंत्र के बारे में चर्चा करने के पूर्व हम उसके अमर ग्रंथकार विष्णु शर्मा के जब जन्म स्थान के बारे में चर्चा करते हैं तो इस बारे में कई मतांतर हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन हम सार रूप में आए एक फैक्ट को यदि हम जाने कि ग्रंथ के आरंभ में यह एक सत्य संदर्भ है कि विष्णु शर्मा ने दक्षिणी जनपद महिला रोप्य के जो राजा अमर शक्ति के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। तो लगभग यह आभास हो जाता है कि वो दक्षिण प्रदेश के ही निवासी थे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि विष्णु शर्मा ने हालांकि उनको बुलावा भेजा था अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए, और क्योंकि उनकी उम्र 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस ग्रंथ की पूरा किया था, तो हम इस बात को जान सकते हैं कि उस समय में यातायात के साधन इतनी उन्नत अवस्था में नहीं थे। तो एक 80 वर्ष का बूढ़ा इतनी लंबी यात्रा कहीं और से आकर ग्रंथ की रचना करे, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए वह आसपास ही महिला रोप्य के आसपास ही किसी प्रदेश से आकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। दूसरी चीज जो हम ग्रंथ का अनुशीलन करने पर यदि हम इनके वंश के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम यह पाएंगे
कि जो उन्होंने मंगलाचरण किया है उससे उनके वंश के बारे में हमें एक आभास हो जाता है कि अपने मंगलाचरण में ग्रंथ के आरंभ में ही उन्होंने ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यमराज, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, सरस्वती, अश्विनी कुमार, चंडिका प्रभृति आर्य देवताओं की तथा आर्य परंपरा के अनुसार समुद्र, नदी, तीर्थ स्थल, वेद, यज्ञ आदि को नमस्कार करते हैं और फिर मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर, व्यास और चाणक्य प्रभृति नीति एवं आचार शास्त्र के रचयिताओं की वंदना करते हैं। तो इससे ये आभास हो जाता है कि वह ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वह अन्य धर्मों के प्रति भी काफी उदार रहा। तो निश्चित रूप से उनके मंगलाचरण को देखने से आभास होता है कि वह ब्राह्मण वंश से संबंध थे। पूरे ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात और अभी भी ऐसे कोई उल्लेख या प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे कि हम ये निश्चय कर सके कि उनके माता पिता कौन थे। तो उनकी माता पिता के बारे में हमें मूल रूप से कोई भी जानकारी प्राप्त अभी तक नहीं हो पाती है। और जब हम विष्णु शर्मा की बात करें तो जो उन्होंने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की है उसके अंदर उन्होंने मानव प्रकृति के सभी रहस्यों की बात तो की है। हम आश्चर्य करेंगे कि वह पशु पतंगों के स्वभाव एवं पक्षियों तथा कीट जीवन के भी पारखी थे और इस प्रकार के पात्रों में मानव जीवन की घटनाओं का उन्होंने जो गुम्फन किया है और उनके सहज स्वभाव और प्रकृति का चित्रण जो उन्होंने किया है वो अत्यंत सूक्ष्म और मनोरंजक है। वह जब हम उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो आभास हो जाता है कि समग्र शास्त्रों के पंडित थे, चाहे वो धार्मिक शास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वह सांसारिक व्यवहार हो, चाहे वह काम शास्त्र हो, चाहे वह रणनीति के संबंध में बात करे, चाहे कूटनीति के संदर्भ में बात करे। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ग्रंथों का एक बहुत ही गूढ़ अध्ययन विष्णु शर्मा ने अपने पंचतंत्र ग्रंथ के अंदर सभी को एक शहद की भांति हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। और उन्होंने एक ऐसी कथा शैली का आविष्कार किया जो आज के युग में भी अनुकरणीय बनी हुई है। उनकी प्रत्येक कहानी स्वयं कहानी के रूप में जितनी मनोहारिणी तथा लोकरंजक है उतनी ही किसी धर्म, कथा, राजनीति, कूटनीति अथवा सामाजिक हित को उपस्थित करने वाली भी प्रतीत होती है। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती उनकी जो कहानियां वह सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से हमारे सामने रखती है तथा हर एक कहानी हमें एक सीख देने का प्रयास करती है। आप देखिए कि सभी आज पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ बन गया है जिसपे काफी शोध किए जा रहे हैं और अपने आप में इसको एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मान लिया गया है कि पंचतंत्र के माध्यम से आप मैनेजमेंट को सीख सकते हो। तो अर्थशास्त्री भी पंचतंत्र को पढ़ते हैं, समाज शास्त्र भी पंचतंत्र को पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र भी पंचतंत्र को पढ़ते हैं। सबके लिए विपुल सामग्री इसमें विद्यमान है। और सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री सैमुअल ने पंचतंत्र को मानव जीवन के सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, हर्ष विषाद, कलह मैत्री तथा उत्थान पतन में सच्चा मार्गदर्शक व अभिन्न साथी माना है। और उन्होंने कहा कि आप कैसी ही स्थिति में क्यों न हो, इस पुस्तक के पन्ने पलटिए, आपको कुछ न कुछ ऐसा अवश्य मिल जाएगा जो आपकी समस्या के समाधान में सहायक और आपको तनाव मुक्त करने वाला होगा। वर्तमान में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये रही गई है डिप्रेशन, लेकिन पंचतंत्र के अंदर उन्होंने सभी विषयों को इस प्रकार से उपस्थापित किया है कि उनके हर एक प्रश्न को पढ़कर हम अपने जीवन, व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली किसी न किसी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह जो ग्रंथ उन्होंने लिखा वो केवल मनोरंजन करने का साधन नहीं था, क्योंकि केवल मनोरंजन प्रस्तुत करने वाली कहानी स्वल्प जीवी होती है। इसके विपरीत जीवन के किसी पक्ष को छूने वाली कहानी चिरजीवी व शाश्वत महत्व प्राप्त करने वाली होती है। इस प्रकार जो यह कहानी है वह वास्तव में एक शाश्वत महत्व को हमारे सामने उपस्थापित करती है और जीवन के बहुत सारे रहस्यों को समझने के लिए हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इस प्रकार जब राजा, अब हम ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार इस ग्रंथ का प्रणयन किया गया, कि महिला रूपीय नगर के एक राजा थे अमर शक्ति,
जिनके 3 मूर्ख पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, जिनको लेकर वो बहुत ही चिंतित रहते थे। तो राजा ने एक बार अपने मंत्रियों को बुलाकर अपनी समस्या प्रकट करते हैं और राजा उनके सामने कहते हैं कि अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावत जीवम जड़ो दहेत। यानी राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि पुत्र का उत्पन्न न होना, उत्पन्न होकर मर जाना तथा उत्पन्न पुत्र का निपट जड़ होना, इन तीनों में जो तीसरी स्थिति है वो दहन करने वाली है, हृदय को जलाने वाली है और व्यक्ति उससे कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त करता। वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है। तो राजा अमर शक्ति ही जब इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त थे तो अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा ने एक घोषणा की कि जो विद्वान उन्हें पढ़ा देगा उन्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। और अपनी मंत्रियों की सलाह के आधार पर राजा ने विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाकर घोषणा की कि यदि वे उसके पुत्रों को कुशल राजसी प्रशासक बनाने में सफल होते हैं तो वह उन्हें 100 गांव तथा बहुत सा स्वर्ण प्रदान करेंगे। विष्णु शर्मा क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे हंसे और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं, मुझे किसी उपहार की इच्छा या लालच नहीं है। आपने जो मुझे सम्मान सहित बुलाया यह मेरे लिए पर्याप्त है। और उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर कुशल प्रशासक बनाने की शपथ लेता हूं और अगर मैं अपना संकल्प पूरा करने में असफल रहा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इस प्रकार यहाँ से इस ग्रंथ का प्रणयन आरंभ होता है और विष्णु शर्मा राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्रों को एक विद्वान कोटि के रूप में बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपने प्रयासों के द्वारा वह उनके अंदर आचार विचार की पूर्ण रूप से उपस्थापना करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विष्णु शर्मा का स्वभाव अत्यंत उदार, पर दुख कातर और स्वाभिमानी था और उन्हें छल मानव जीवन के जितने भी पक्ष है, चाहे वो छल खंड हो, दम्भ हो, सभी की पूरी जानकारी थी। और इन्हीं के ग्रंथों का अनुशीलन कर भविष्य के अंदर भी काफी ग्रंथ लिखे गए। और पंचतंत्र तो हितोपदेश की जो रचना का आधार है वो पंचतंत्र ही ग्रंथ माना जाता है। और स्वयं नारायण पंडित जी ने भी यह स्वीकार किया है कि पंचतंत्रात तथा अन्यस्माद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते, यानी पंचतंत्र को आधार बनाकर मैंने यह ग्रंथ लिखा है। और पंचतंत्र ग्रंथ की रचना का उद्देश्य स्वयं विष्णु शर्मा ने कहा है कि कथा छलेन बाला नाम नीति स्तदीय कथ्यते, कि कथा के व्याज से सभी बालक इत्यादि इसको बहुत ही सहज रूप से समझ सके, इसलिए मैं इस नीति ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और वह उनकी जो स्वभाव की विशेषता उनसे हमें ऐसा स्पष्ट होता है कि उनके ऊपर चाणक्य का भी एक पूर्ण रूप से प्रभाव था और शास्त्र चिंता के साथ साथ उन्हें शस्त्र चिंता भी थी और व्यक्तिगत स्वार्थों की कोई अपेक्षा न करे, वह सदा सर्वत्र समष्टि और समाज पात्रों में उन्होंने प्राय सौंदर्य एवं एक मनुष्य की पूर्ण रूप से सृष्टि की है। इसी प्रकार हम देखें तो विष्णु शर्मा के काल निर्धारण के बारे में भी एक चर्चा करना थोड़ा सा समीचीन होगा कि आखिर यह ग्रंथ कौन से काल में रचा गया। तो जैसा कि पहले भी कहा मैंने कि इनके काल निर्धारण के विषय में भी हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते। बहुत सारे मत मतांतर है, शैली इत्यादि को देखकर कुछ मतों की हम चर्चा करते हैं। जैसे महामहोपाध्याय पंडित सदाशिव शास्त्री ने माना कि विष्णु गुप्त ही विष्णु शर्मा थे। इस प्रकार उन्होंने चाणक्य को ही पंचतंत्र का रचनाकार माना और उन्हें गुप्तकालीन माना, लेकिन यह मत किसी भी दृष्टिकोण से समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विष्णु शर्मा और विष्णु गुप्त दोनों नाम अलग है, दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न थे। इसके पश्चात हम जब दूसरा मत देखते हैं महामहोपाध्याय पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा का, तो उन्होंने एक जो प्रमाण के आधार पर कि 8वीं शताब्दी में दामोदर गुप्त द्वारा रचित कुट्टिनी मत की क्वर्य दृग स्वास्थ्य रणम्य इत्यादि एक आर्या को देखकर उन्होंने कहा कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता थे, तो वे 8वें शतक में हुए होंगे।
परंतु ऐसा कहा जाता है कि यह श्लोक किसी रचना का प्रक्षिप्त भी हो सकता है, इसलिए एक आर्या के आधार पर उन्हें अष्टम शती का मानना बिल्कुल भी समीचीन प्रतीत नहीं होता। हर्टेल और डॉक्टर कीथ का मत इस संदर्भ में वर्तमान में ज्यादा आदर प्राप्त मत है, जिन्होंने ये माना कि अर्थशास्त्र का जो प्रभाव है वो पंचतंत्र पर दिखाई देता है, और विष्णु शर्मा का काल, क्योंकि कौटिल्य का काल लगभग चतुर्थी शताब्दी ईसा पूर्व का आरंभिक काल था, तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के कुछ ही समय पश्चात यानी 300 ईसा पूर्व के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास हम इनका काल मान सकते हैं। तो ये सारी तो एक प्रकार से मतांतर है, इनमें से कोई भी ऐसा मत नहीं है जिसको अभी पूर्ण रूप से आदर प्राप्त हो। और वर्तमान में हम जो पंचतंत्र देखते हैं उसके 4 संस्करण उपलब्ध है। जो पहला संस्करण है वो मूल ग्रंथ का पहलवी अनुवाद है, जो अब सीरियन एवं अरबी अनुवादों के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय संस्कृत में गुणाढ्यकृत व्रत कथा में दिखाई पड़ता है। व्रत कथा की रचना पैसाची भाषा में हुई थी, किंतु इसका मूल रूप नष्ट हो गया, और शैनव्रत कथा मंजरी और सोमदेव लिखित कथा सरित सागर उसी के अनुवाद है। तृतीय संस्करण में तंत्र आख्यायिका एवं उससे संबंधित जैन कथाओं का संग्रह है। तंत्र आख्यायिका को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसका मूल स्थान कश्मीर है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर हर्टेल ने अत्यंत श्रम के साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज निकाला था, और उनके अनुसार तंत्र आख्यायिका ही पंचतंत्र का मूल रूप है, और यही आधुनिक युग का प्रचलित पंचतंत्र है। चौथा संस्करण दक्षिणी पंचतंत्र का मूल रूप है, तथा इसका प्रतिनिधित्व नेपाली पंचतंत्र एवं हितोपदेश ग्रंथ करते हैं। बहुत ही मुख्य ग्रंथ है पंचतंत्र, और इसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन अनुवादों में पहलवी भाषा का कर्कट मदनक नाम का अनुवाद सबसे प्राचीन अनुवाद माना जाता है, और विंटर नीच के अनुसार जर्मन साहित्य पर भी पंचतंत्र का प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार ग्रीक की ईसप की कहानियों तथा अरब की अरेबियन नाइट्स आदि कथाओं का आधार भी पंचतंत्र ग्रंथ ही है। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है, और इसके लगभग 200 संस्करण भी हो चुके हैं। ये सब चीजें एक हमें प्रमाण देती है, इसकी लोकप्रियता के बारे में हमें बताती है। तो इस प्रकार जो ये पंचतंत्र ग्रंथ है, किस प्रकार उन्होंने मानव की मनोवैज्ञानिक शैली का अध्ययन करते हुए मानव के एक आज के भी मनोवैज्ञानिकों, देखो हम गर्व होना चाहिए हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर, कि हमारे जो प्राचीन मनुष्य है वो एक विद्वान होने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से किस प्रकार मनोविज्ञान के ज्ञाता होते थे, और मानव मन को पढ़ने का उनमें एक बहुत ही गहरा हुनर होता था। इस प्रकार पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र या विभाग है। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, और इसमें नैतिकतापूर्ण शासन की विधियां बताई गई है। हम सभी जानते हैं इसके जो 5 भाग है, मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश एवं अपरीक्षित कारक। तो इन 5 भागों के अंदर उन्होंने ग्रंथ को बांटा, और एक मुख्य कथा और सभी मुख्य कथाओं के साथ साथ कई अवान्तर कथाओं का भी उन्होंने इसके अंदर दिया, ताकि कि हम इसको बहुत ही सहज ढंग से समझ सके। कथाओं के अंदर कथाएं मुख्य रूप से पशु पक्षी जंतुओं को पात्र बनाकर उनका उद्देश्य यही था कि मानव मनोविज्ञान की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, किस प्रकार सरल से सरलतम भाषा के अंदर मनुष्य को समझाया जाए। तो इस प्रकार पंचतंत्र जो ग्रंथ है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान में एक हमारे लिए एक ऐसा जाज्वल्यमान रत्न है, जिसके प्रकाश में सभी नीति ग्रंथ है वह आलोकित हो रहे हैं। तो हमें भी इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और वर्तमान में बालक भी यदि इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करे तो उनके अंदर कई प्रकार के जो संस्कारों का समावेश है वह स्वतः ही हो जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि इस ग्रंथ में जो हमारे पाठ्यक्रम में है फर्स्ट ईयर के अंदर, वह इसका अपरीक्षित कारक भाग है। तो हम जो अपना अगला भाग है उसके अंदर प्रारंभिक 4 भागों का संक्षेप में परिचय लेते हुए
अपरेक्षित कारक के बारे में विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तब तक आप भी पंचतंत्र ग्रंथ के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करिए। उनके जन्म स्थान, मूल स्थान, नाम इत्यादि जो भी गवेषणीय शोध विषय या अन्वेषण